हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मुझे मालूम है कि आप हमारे चैनल पर मुसलसल इजराइल फिलिस्तीन जंग देख रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। लगातार कवरेज है और लगातार इंटरव्यूज हैं, लेकिन इस बीच में भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। अब तक इंडिया अलायंस बना, उसके बाद आंकड़े आने शुरू हुए, मोदी जी की हार की खबरें आनी शुरू हुई कि वो हार रहे हैं मुसलसल बाई इलेक्शंस में। कर्नाटक हाथ से गया, हिमाचल हाथ से गया, और अब 5 राज्यों के इलेक्शंस हैं और उसके बाद फाइनल होने वाला है 2024 लोकसभा इलेक्शन। इससे पहले क्या कुछ हो रहा है, उसमें बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिस पर कभी कभी जब हम किसी और एक तरफ चले जाते हैं, बह जाते हैं कुछ। जाहिर है वो जंग जो हम कवर कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जरा अपने घर में भी देखते रहें क्या कुछ हो रहा है। अब आरएसएस ने मन बना लिया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं रहेंगे। यह मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ 5 जो राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, वहां से भी खबरें बीजेपी के लिए अच्छी नहीं आ रही हैं। तो क्या जिस तरह से हम इजराइल में बड़ी तब्दीलियां, खौफ और शहरों का खाली करना और डर, खौफ मुसलसल देख रहे हैं, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी ऐसा खौफ है? क्या इंडिया अलायंस बीजेपी के लिए वेस्ट एशिया का हमास साबित होगा? यह देखने की बात है, इसे समझने की जरूरत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान शब्बीर अहमद विद्रोही साहब हैं, जो नागपुर में रहते हैं। आरएसएस का मरकज है, हेडक्वार्टर है। आप एनसीपी से ताल्लुक है आपका और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि जो मैंने सवाल किया, लोगों के जहन में जो मैंने सवाल बिठाया, क्या इंडिया अलायंस बीजेपी और आरएसएस के लिए हमास साबित होगा, जिस तरह से इजराइल में हमास साबित हुआ? क्या कुछ होने वाला है? आपके दर्शकों को आदाब अर्ज करते हुए आपके सवाल की तरफ आता हूं। आपने जो सवाल किया है बड़ा मार्मिक सवाल है, बड़ा जरूरी सवाल है। आपको एक चीज बता दूं कि 5 स्टेट जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ आपने देखा सीएम का कोई चेहरा नहीं दिया गया और मोदी अपने चेहरे पे चुनाव लड़, कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि मोदी जी ने आरएसएस को चुनौती दी। आप पूछेंगे कि ये चुनौती क्यों दिए हैं, तो मैं ही पहले साफ कर दूं कि चुनौती इसलिए दिए हैं कि आरएसएस के अखबार जो ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य ने कह दिया कि मोदी जी के मैजिक उतर रहे हैं, अब ये चुनाव जिताने के लायक नहीं रह गए। तो मोदी ने सोचा कि अब इनसे ही हम पंगा ले लें, क्योंकि मोदी की आदत है कि जो उनको आगे बढ़ाता है उसको वो पीछे ठेल देते हैं। आपने देख लिया राजनीति में, चाहे अडवाणी हो और भी हो, केशु भाई पटेल हो, फलाने हो, धमाके हो, जितने हो। लेकिन इसमें उन्होंने इसलिए कि देखो हम 5 चुनाव जीत करके आ गए, हमारा चेहरा ही जिताने के लायक है। लेकिन यहाँ आरएसएस ने हार मान ली है। आरएसएस ये मान लिया है कि मोदी सच में अब देश को तो डुबा ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी डुबाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस अपने एजेंडे पर सोच रही थी कि मेरे एजेंडा, उस जानते हैं आरएसएस का एक ही सबसे बड़ा एजेंडा है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र के लिए ही इस तरह के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर लाने की कोशिश की गई, क्योंकि चुनाव के खर्च का इंतजाम कौन करेगा, कैसे लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इसमें मोदी सक्सेस हुए। 14 में मोदी सक्सेस हुए तो 14 में मोदी का मामला अलग था। वहां बहुत से मॉडल थे, चाहे गुजरात मॉडल रहा हो, नौकरी रही हो, जो वादा ये किए थे, जो फेक फाक किए थे, उसके वजह से ये जीत गए थे। 2000 नौकरियां थी, 15 लाख खाते में आने का मामला था, अच्छे दिन लाने का मामला था, ये सब अपने। अब क्या हो गया है कि मोदी का जो उतरना देख करके और इंडिया का बढ़ना देख करके बड़ी दिक्कत आई है।
तो आरएसएस आपस में बैठक कर रही है। बैठक करने के बाद ये तय कर रही है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बदला जाए। अब उसमें भी फिर से एक पेच फंस गया कि चुनाव से पहले बदला जाए कि चुनाव के बाद बदला जाए। देखिए, इसमें बड़ा खेल होता है। अब उसमें ये बात आकर के सामने आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि चुनाव से अगर पहले बदलेंगे तो मोदी बगावत कर लेगा, वो बर्दाश्त करता नहीं है और गुजरात लॉबी जो है साथ नहीं देगी, और क्योंकि पार्टी पर उसी की पकड़ है तो पार्टी के पास पैसा है, वो खर्च नहीं करेगा और चुनाव में भाजपा को कमजोरी हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? तब फिर क्या किया जाए? तो उनका कहना है कि जब ये हार ही रहा है और ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगा, तब हमको बगावत के लिए कुछ नहीं, एक बात कहनी पड़ेगी कि अब आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। क्यों नहीं होंगे? आप तो बाहर की कोई पार्टियां आपका समर्थन करने को तैयार नहीं है। क्यों समर्थन करने को तैयार नहीं है? तो आपकी आदत से। अब उसमें मोदी की आदत से आपको पता चल जाएगा। मोदी की सबसे गंदी सियासी आदत यह है कि जो पार्टियां समर्थन देती है उसी पार्टियों के कुछ लोगों को फोड़ करके ये अपनी पार्टी में डाल लेता है। इसलिए बाहर की पार्टियां भी घबरा रही हैं। तो ये स्थितियों को देख, जैसा कि आपने देखा होगा वहां पर क्या नाम है कि कर्नाटक में आपने देखा होगा, जहां जहां ये तोड़कर सरकार बनाए वहां आपको पता। अब उस पर ये बहस चल रहा है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि बस एक ही रास्ता है कि जैसे मान लीजिए 200 पर या 225 पर हमारी पार्टी रुक जाती है, तो हम लोग इसको रोक करके नितिन गडकरी को जो है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रखेंगे। तो नितिन गडकरी को कैंडिडेट रखेंगे तो क्यों रखेंगे? तो इसलिए रखेंगे कि महाराष्ट्र की 48 सीटें जो है ये तो कंफर्म है कि नितिन गडकरी को साथ देगी, वहां पार्टी नहीं देखेंगे, वहां मामला प्रतिभा पार्टी के जमाने वाला आ जाएगा। कि शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने भी एक जुमला कह दिया था कि मराठी माणूस आहे, मराठी माणूसला साथ दिया, यानी ये महाराष्ट्र के आदमी है और इसके लिए इसको साथ दो। तो उन्होंने ये सोचा कि 48 सीट ये बढ़ जाएगी, तो 220 में अगर 48 ये सीट बढ़ जाती है, जो भी 2, 4, 5 आती है, तो ये किसी भी तरह 60-65 के आसपास हो जाते हैं और कुछ इधर उधर से जुड़ जाएगा, चाहे वो क्या नाम है कि पटनायक दे देंगे और या आप रेड्डी दे देंगे, क्या नाम है कि क्या करना वो आंध्रा वाले जो है, तो सरकार फिर से भाजपा की बन जाए। तो ये इनके अंदर ये बातें चल रही हैं। अच्छा शब्बीर साहब सुनिए, मैं बीच में रोक करके पूछना चाहता हूं, और मेरे दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आरएसएस मोदी क्या है। मोदी के बारे में अब से पहले तक ये कहा जाता रहा है कि जिस तेजी से मुल्क में नफरत बढ़ाने में मोदी ने मदद की है वो आरएसएस के एजेंडे पर ही काम कर रहे थे। अब आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाले आदमी को आरएसएस खुद उठा करके फेंक दे, तो क्या आरएसएस नाइंसाफी कर रही है मोदी जी के साथ? एक सवाल ये। नहीं, मैं दूसरी बात भी कहूंगा। दूसरी बात ये कि बीजेपी को जिसने 2 बार मेजॉरिटी दिलाई, क्या बीजेपी ऐसे आदमी को जिसने बीजेपी की सरकार बनवाई, जिसके चेहरे पर सरकार 2 बार बनी, तो क्या वो भी बीजेपी भी इसको मोदी को इस्तेमाल करके दूध से मक्खी की तरह से निकाल फेंकेगी? आखिर ये एजेंडा बना करके एजेंडे पर काम करने वाले आदमी को ही निकाल के फेंकने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आप नागपुर में हैं, आप आरएसएस की जहनियत को समझते होंगे, ये क्या कुछ है? अपने ही आदमी को धोखा दे रही है आरएसएस। काजमी साहब, आपने भूमिका देते समय में गाजा और इसराइल और हमास की बात कही, ये ठीक उसी तरह से है। शरणार्थी बन करके आने वाला आज जो है फिलिस्तीन को भगा रहा है, मूल को भगा रहा है। आज वो मोदी को ला करके पीएम बना करके ये ऐसे फंस गई है आरएसएस कि आरएसएस ये समझ रही है कि ये सरकार से जब गिरेगा तो पार्टी पर पकड़ रखेगा और हमारे ऊपर भी हमला करेगा। वो आरएसएस के लिए भी घातक हो गया है। आप एक अंदाज ले लीजिए कि अमेरिका जो है इजराइल को मदद करता है मगर अपने यहाँ जमीन नहीं देता, इनको बसने नहीं देता। तो यही चीज यहाँ आकर फंस गई है, समझ लीजिएगा। उनको उनके एजेंडा पर तो ये चल रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं, लेकिन एजेंडा से बाहर जाते जाते
जो उनके पुराने लोग हैं उनको ये छांट भी रहे। आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे को छांट दिए, फलाने को छांट दिए, जोशी को छांट दिए, सबको छांट दिए। अच्छा मोदी, सुनिए, मैं समझाऊं, मोदी ने दो बड़े काम किए हैं। बड़े काम मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके नजरिए से बड़े काम हुए हैं। एक बात तो हिंदुत्व वाले एजेंडे पर बहुत मजबूती से चले, आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक वाला मामला हो, पर्दा हो, हिजाब हो, दुनिया गाय हो, सारी चीजें। लेकिन दूसरा काम साथ साथ किया, वो ये कि गुजरात की लॉबी, जो कारोबारी लॉबी है, उसके हाथ में पूरा देश दे दिया। क्या ये आरएसएस की मर्जी के खिलाफ दिया? क्या ये अडानी को मजबूत करने में आरएसएस की मर्जी नहीं थी? क्या ये अडानी और इस किस्म के लोग इस पार्टी को मजबूत करने में अनअकाउंटेड पैसा पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए क्या उनके पेट नहीं भरते रहे हैं? आखिर आरएसएस ने क्या कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बनाया है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना कर सके, उसकी लिमिट से बाहर ना निकले? या उसके एजेंडे में ही था कि मुल्क को बेच दो, अपनी पार्टी को मजबूत करो और फिर हमेशा हुकूमत में रहने का रास्ता बनाओ? अगर आरएसएस की मर्जी से ही ऐसा किया है तो अब मोदी में बुराई क्या है? मैं यही बार बार पूछ रहा हूं कि आप नागपुर में रहते हैं, आपकी जरूर ऐसी मुलाकातें होंगी, और मुझे मालूम है कि आप गडकरी साहब को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं गडकरी पे सवाल बाद में करूंगा। मोदी को क्या धोखा दे रही है आरएसएस? नहीं, आरएसएस को मोदी ने धोखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस को जितना मदद शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे, कोई नहीं देता था। मध्य प्रदेश के सारी चीजों में वो मदद करते थे। यहाँ तक कि उसके नतीजा क्या निकला कि आरएसएस के कुछ नेता बाहर निकालकर जनहित पार्टी बना दिए। वो तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात क्या आ गई कि ये आरएसएस ये समझी कि ये मेरी मुट्ठी में रहेगा। लेकिन मोदी आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं, मगर मुट्ठी से बाहर होकर चल रहे हैं, बाहर लेकर चल रहे हैं। आरएसएस के पास 10 पूंजीपति थे, उन 10 पूंजीपतियों को लेकर न चलते हुए ये 2 पूंजीपति को लेकर चल रहे हैं। यानी आरएसएस के ये साथ में केवल 20% है। एजेंडा भले कर रहे हैं, 80% ये अपनी मर्जी को लेकर के चल रहे हैं। आरएसएस को ये खतरा हो गया है कि देश की जनता इससे बिचल रही है। इन्होंने क्या किया, आरएसएस अंदर तो हिस्सा दिया ही, उसके अलावा इन्होंने और भी चीजों को हिस्सा देने का काम किया। अब जो आरएसएस से निकलकर राजनीति में गए, उनको भी ये छाटने लगे। आप देख लीजिए माधव जी का, राम माधव को आजकल मीडिया में आप देख नहीं पा रहे हैं, गए कहां से? तो ये आरएसएस को भी मोदी ने देख लिया। तो अब आरएसएस ये मान ली कि ये तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा और हमारा 100वां साल का सालगिरह होगा, तो उस वक्त ये क्या करेगा? हो सकता है कि आरएसएस पर कब्जा कर दे। और आरएसएस चाहती है कि 2025 में यहाँ हिंदुत्व की सरकार रहे, लेकिन इसके बड़बोलपन से आरएसएस को सबसे ज्यादा तकलीफ इसके बड़बोलपन से है, जो ये बोल जाता है और एक भी काम को इसने किया नहीं। अच्छा, अब मैं समझना चाहता हूं गडकरी साहब के बारे में। गडकरी साहब के बारे में बहुत लोगों के जहन में एक पॉजिटिव इमेज है। कुछ लोग उन्हें गड्ढा करी भी कहते हैं कि पूरे मुल्क में गड्ढे बना दिए और सड़कें जो बनाई, उन सड़कों पर पैसा देते जाओ और चलते जाओ जैसे अपना मुल्क ना हो, किसी और मुल्क की वीजा के पैसे दे रहे हो। गाड़ी आप चलाइए 500 किलोमीटर तो 500 रुपए आप पेट्रोल डीजल से अलावा दीजिए। तो ये लुटेरों को इन्होंने मजबूत किया है। ये बात भी लोग कह रहे हैं बाकायदा। सड़कों को ये क्या मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं दूसरे शहर में जाऊं तो मैंने जो गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स दिया है, क्या मैं पेट्रोल खरीदते वक्त जो सेस देता हूं सड़कों को बनाने का, उसके बाद भी मैं इतना भारी भरकम टोल दूं? ये उसके जनक भी हैं। अब मुझे यह बताइए कि क्या गडकरी मोदी की तरह नफरत का वो सिलसिला बढ़ा सकेंगे जो आरएसएस के एजेंडे में है? देखिए, आपको लोगों ने कह दिया कि वो
गड्ढा करी भी है तो कुछ लोग उसको रोड करी भी कहते हैं, जगह रोड करी भी कहते हैं। रह गया टोल वोल की जो आप बात कर रहे हैं, ये टोल सरकारी खजाने में पैसे जाते हैं और ये सच में जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि जब हम रोड टैक्स भर दिए तो सरकार का काम है रोड बना कर देना। यह एक बेचारी की लड़ाई है और यह एक तरह से लोगों ने कोर्ट तक में इस बात को डाला था, तो न जाने कौन से नियम के तहत कोर्ट ने याचिकाओं पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं अब आपके उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या ये नफरत के उसके एजेंडे को ये बढ़ा पाएंगे? देखिए, आदमी कल क्या हो जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज तक के रवैये को देखकर यही कमजोरी को जो है आरएसएस भांप करके चुनाव के बाद बदलने की बात कर रही है, चुनाव से पहले बदलने की बात नहीं कर रही है। जो आपके जेहन में उनको लगता है कि नितिन गडकरी नफरत वाले मामले में मोदी के मुकाबले का आदमी नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी को जितना मैं जानता हूं, शहर के अंदर देखता हूं कि वो काम जनता का करता है, जाति का नहीं करता, वो मजहब से नहीं जुड़ता, वो उस आदमी की समस्या को देखता है, जानता है। अब ये व्यवहार उसका दिखाई देता है और आज तक वो आदमी कभी भी भाषण में न बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोला न किसी मुसलमान के खिलाफ बोला, ये भी उसकी एक आदत रही। तो ये जो देखा जा रहा है कल क्या हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। अच्छा, हमने सुनिए हमने ऐसे ही एक आदमी को अब से पहले देखा है, वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी का प्रोजेक्शन था, बड़े पॉजिटिव हैं, अच्छे आदमी हैं, नरम दिल आदमी हैं, लेकिन वही शख्स मुसलमानों से ये कहता हुआ पकड़ा गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो भारत से प्यार करते हैं या मक्का मदीना से प्यार करते हैं। ऐसी बेहुदा बातें वो करते हुए, और मैंने खुद उनसे एक बार सवाल किया था जब 13 दिन की सरकार उनकी गिरी और इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैंने पूछा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इस हद तक रहते हुए भी मुसलमानों से क्यों वोट की उम्मीद करती है, तो वो जवाब नहीं दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई इसी बात पर। क्या आपको लगता है कि क्या नितिन गडकरी अब इस ऐसे संवेदनशील सवालों का जवाब दे सकेंगे मुसलमानों को कि जो कुछ मुसलमानों के साथ बीजेपी ने किया, क्या वो माफी मांग सकेंगे? क्या कर सकेंगे? कैसे चलाएंगे इस नफरत की गाड़ी को मोहब्बत की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? देखिए, कर्म को कर्म से मिटाया जाता है। अगर गलत काम हो गया तो सही काम करके उस दर्द को मिटाया जाता है, चोट पर मरहम लगाया जाता है, कष्टों को मिटा करके आदमी का दिल जीता जा सकता है। गडकरी जी के अब तक के व्यवहार, आपने कहा ना कि वाजपेयी जी को देखने के बाद लगता था कि ये आदमी दूसरे मिजाज का है, और बाद में इस तरह का मक्का और भारत की बात की है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कभी कभी आदमी वक्त का गुलाम होता है और कभी कभी महापुरुष बन जाए तो वक्त उसका गुलाम होता है। आपने एक बार देखिए, मुसलमानों में वाजपेयी का एक चेहरा गया था, जब राम रथ यात्रा निकला था तो उन्होंने अडवाणी से एक जुमला बोला था, अडवाणी जी आप अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं जा रहे हैं, यानी आप बात मचाने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा संभल के जाइए। ये एक सेंटेंस था। मैं आपसे बताता हूँ, माफी मांगना ना मांगना, क्या करना क्या नहीं करना, ये तो नितिन गडकरी जी जाने उनका व्यवहार, क्योंकि आज तक उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि माफी मांगा हो तो मैं इस पर विचार कर सकूं, क्योंकि उसने अपनी गलतियों की जांच कराने तक की बात की और उस पर अड़ा रहा। लेकिन अब तक के व्यवहार ये बताते हैं कि वो जनमानस को लेकर चलता है, भले वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, और ठीक अडवाणी की तरह, ये क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अपने विचारों को लेकर चलता है, और वो जानता है सरकार भारत की है, भाजपा की नहीं है, और इसीलिए वो अलग की बात है। रह गया ये कि हमने पहले भी कहा, अब भी कह देता हूँ, आदमी आज बड़ा अच्छा है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जी। लेकिन अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है। मैं दूसरे वाले सवाल पे आना चाह रहा था कि ये जो कांग्रेस की एक तरह से लीडरशिप में, हालांकि कांग्रेस कभी क्लेम नहीं करती है, इसका दावा नहीं करती है, लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टियों का अलायंस, इंडिया अलायंस है, वहां क्या कुछ हो रहा है, वहां के हालात क्या हैं? आपको शायद कुछ अंदर की भी मालूम होगी और बाहर भी जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। क्या हाल है वहां? क्या बीजेपी को हराने की तैयारी मजबूती से है, या वहां भी कुछ
जैसे जहाज में से कुछ निकलता है अचानक, उस तरह से लोग निकलने के भी रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 5 स्टेट के चुनाव के बाद इंडिया में भी थोड़ा सा भगदड़ होगा, आपको बता दें। और अभी भी भगदड़ का एक नमूना पेश कर दिया हमारे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कहा कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस को हमसे बातचीत करनी चाहिए थी और ये करनी चाहिए। देखिए, असली बात आपको बता दूं, भाजपा को इंडिया हराने के लिए तैयार है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इंडियन हराने को तैयार है, भारतीय हराने को तैयार है। अब ये देख करके इनके अंदर केवल आपके अखिलेश यादव और मायावती, ये 2 मामले बड़े गड़बड़ दिखाई देते हैं कि ये क्या करेंगे, इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे कि उधर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने कुछ दिन पहले एक ऐसा खेल खेल लिया है उत्तर प्रदेश में कि ये दोनों घबरा गए। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों की है, तो दूसरे नंबर की पूरी आबादी जो है मुसलमानों की, उनकी मानसिकता जो है पुराने कांग्रेस की तरफ से अब जाने लगी है। अब वो जो समाजवादी और बीएसपी में बटे हुए थे वहां से वो निकलने के मूड में है और वो जाने के मूड में है, कांग्रेस के साथ जाने के मूड में है। अब इससे ये दोनों को खलबली है कि अगर हम इंडिया में जाएंगे तो ये इंडिया के कैंडिडेट को वोट देंगे, ये धीरे धीरे ये मुसलमान उधर चले जाएंगे। तो ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये दोनों आधे मन से है, आज निकल जाए कल निकल जाए, एक तो है ही नहीं, बीएसपी तो अभी शामिल नहीं है। और ये झगड़ा और आएगा, केजरीवाल भी अलग होगा, क्योंकि ये आप नोट कर लीजिएगा कि केजरीवाल भी एकदम मोदी के लाइन पर चलता है। मोदी की लाइन मतलब ये कि हमारा विरोध करने वाला कोई न रहे, हमारी पार्टी तक में न रहे। और आपको बता दूं, सबूत आप मांगेंगे तो हम कहीं से देंगे नहीं, लेकिन चीजों के सबूत नहीं होते हैं, कयास किए जाते हैं। स्कूल के मामले को लेकर के सिसोदिया आगे बढ़ रहा था और सदन में बोल करके संजय सिंह आगे बढ़ रहे थे, ये दोनों जेल में चले गए। दिल्ली के कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि इसको भेजने में भी केजरीवाल का हाथ है। तो मेरा यह मानना है कि वो भी बाहर निकलने की बात करेंगे, लेकिन जनता ने मानसिकता बना लिया है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ। जी जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मैं समझता हूं कि 2 टर्म 10 साल मुसलसल जुल्म के तहत रहते हुए कारोबार नहीं, 15 लाख नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई और नफरत बढ़ती रही। इसमें जो घुटन महसूस की है लोगों ने, उस घुटन से जरूर बाहर आना चाहेंगे। अगर उनको कोई मसीहा मिले तो वो जरूर उस मसीहा का हाथ पकड़ेंगे। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।